हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लार्ज सैम्पल थ्योरी से ही कनेक्ट है। आज हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल सैम्पल प्रपोर्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रपोर्शन को समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज़ हमारे पास एक ग्रुप है या एक पॉपुलेशन है जिसमें कुछ लोगों के पास कार है और कुछ लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम कार ओनर का प्रपोर्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप है या पॉपुलेशन है। इस ग्रुप का जो साइज़ है वो है n, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कार ओनर की के प्रपोर्शन की। तो ये पूरी पॉपुलेशन जो है वो दो डिस्जॉइंट ग्रुप में डिवाइड हो सकती होगी। प्रपोर्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जो एक सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल सपोज x है। x उन लोगों के नंबर को शो कर रहा है जिनके पास कार है। अब ये जो बचा हुआ सेक्शन है ये क्या हो गया? ये उन लोगों का नंबर हो गया जिनके पास कार नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कितने हो जाएंगे फिर? n - x, क्योंकि टोटल n है हमारे पास इंडिविजुअल और x इधर चले गए तो बचे क्या? n - x। तो प्रपोर्शन ऑफ कार ओनर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रपोर्शन को बेसिकली हम लोग p से शो करते हैं। तो p यहाँ पर आपका हो जाएगा x/n। ठीक है, यहाँ पर x जो है ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ़ कार ओनर एंड n जो है ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन का साइज। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये प्रपोर्शन निकालने का। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा प्रपोर्शन के बारे में कि पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्लासेस अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट अंडर स्टडी। और ये जो एट्रीब्यूट अंडर स्टडी है यही आपका x होता है, जो नंबर ऑफ यहाँ कार ओनर हमने ले रखा है। यहाँ पर जो x का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बाइनोमियल होता है। ये जो आपने नंबर ऑफ़ कार ओनर फ़िलहाल यहाँ पर लिया है ये हमारा जो x वेरिएबल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होता है विद np। एंड जो x/n आप यहाँ प्रपोर्शन की बात कर रहे हो, इस प्रपोर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज n नॉर्मल हो जाता है विद मीन 0 वेरिएंस 1। ठीक है, ये लार्ज n के केस में होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली होगी। तो ये तो बात हो गई प्रपोर्शन की। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर प्रपोर्शन। तो यहाँ पर हम जो हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से होती है कि हम h0 सच दैट p = p0 को टेस्ट करना चाहते हैं। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि इस पूरी पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है, चाहे वो कार ओनर्स को लेकर हो या कोई और सिचुएशन हो, जो भी हमारा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट के प्रपोर्शन को टेस्ट करना चाहते हैं। तो p = p0 हमारा h0 हो जाएगा। h1 हमारा क्या हो जाएगा? h1 हमारा हो सकता है p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू p0 या फिर p इज़ लेस देन इक्वल टू p0 या फिर p0 इक्वल टू p0। हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है ये समझ लेते हैं। हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का साइज़ हमारा n है। इसके बारे में कोई कंपनी या कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी या कोई बॉडी ये क्लेम कर रही है कि इस पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक का जो प्रपोर्शन है वो p0 है। ठीक है, अब आपको टेस्ट करना है कि क्या ये क्लेम सही है अगेंस्ट एनी वन ऑफ दीज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। h0 हमेशा आपकी यही रहेगी। आपकी h1 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाएगी। आपके प्रॉब्लम में दे रखा होगा, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको पता पड़ जाएगी कि आपको h1 ये लेनी है या फिर ये लेनी है या फिर ये लेनी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? इस h0 को टेस्ट करना अगेंस्ट इनमें से कोई एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या होगा? इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि इस पॉपुलेशन से हम लोग एक सैम्पल ड्रॉ करते हैं। ये सैम्पल हमारा n साइज़ का होता है। सैम्पल हमेशा लार्ज होगा, 30 या 30 से बड़ा होगा। अब क्योंकि पूरी पॉपुलेशन कैसी थी, इसमें दो डिसजॉइंट ग्रुप थे। एक ऐसी पॉपुलेशन, एक ऐसा ग्रुप था जिसमें एक करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, दूसरे में नहीं प्रेजेंट है। तो इससे हम लोग जो सैम्पल ड्रॉ करेंगे ये तो ऑब्वियस है कि
उस सैम्पल के भी दो ऐसे सेक्शन होंगे जो डिसजॉइंट होंगे, मतलब जो सैम्पल है वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा ही होगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सैम्पल में उस कैरेक्टरिस्टिक का प्रपोर्शन निकाल लेते हैं। सपोज़ आपने जो सैम्पल ड्रॉ किया है वो ये है, इस सैम्पल का साइज़ है n, इसमें अगर हम कार ओनर वाला एग्जांपल ले लें तो जो नंबर ऑफ़ कार ओनर्स हैं वो स्मॉल x हैं, और जो नंबर ऑफ़ नॉन कार ओनर हैं वो स्मॉल n माइनस x हैं। तो सैम्पल का प्रपोर्शन ऑफ कार ओनर क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन n हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी जैसा ही होता है। प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग जब किसी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, ये तो हमारे हो जाते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ़ केसेस और ये हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ़ केसेस। तो यहाँ पर भी ये उन इंडिविजुअल आर्टिकल का नंबर है जिसमें वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, और ये टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हो जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी जैसा ही कुछ कुछ होता है। तो हम लोग करते क्या है, सिंपली एक सैम्पल ड्रॉ करते हैं लार्ज साइज़ का, और उस सैम्पल में भी हम लोग गिवन कैरेक्टरिस्टिक का प्रपोर्शन निकाल लेते हैं x अपॉन n करके, जब हमारे पास p आ जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की। यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या हो जाती है हमारी, z टेस्ट का यूज़ करेंगे क्योंकि लार्ज सैम्पल है। z हमारा हो जाता है p माइनस p अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन n हैज़ नॉर्मल 0 1। ठीक है, अंडर एच नॉट ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो अंडर एच नॉट ही करते हैं, एच नॉट को सही मानते हुए ही अपनी कैलकुलेशंस को निकालते हैं। पी नॉट क्यू नॉट अपॉन एन हैज़ नॉर्मल 0 1। ठीक है, तो अंडर एच नॉट पी की वैल्यू क्या है, पी नॉट है, यानी कि ये आपको प्रॉब्लम में दे रखा होगा। स्मॉल पी सैम्पल की वैल्यू आपको दे रखी होंगी, एक्स भी पता होगा, एन भी पता होगा, या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी ज़रूर दे रखी होगी जहाँ से आप लोग स्मॉल पी निकाल सको। स्मॉल पी आपको मिल जाएगा। उसके बाद पी नॉट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा क्योंकि आपको एच नॉट तो दे रखी होगी जो आपको टेस्ट करनी है। क्यू नॉट आप निकाल लोगे 1 माइनस पी नॉट करके। स्मॉल एन सैम्पल का साइज़ है, इसको भी आप लोग ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को गिवन है। तो सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे और z की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग क्या करोगे, z की कैलकुलेटेड वैल्यू पा लोगे। तो आपने फॉर्मूले से जो भी निकाला है वो कहलाता है आपका z कैलकुलेटेड। ठीक है, अब आप करते क्या हैं, आप एक टेबल से वैल्यू देखते हैं। आपको प्रॉब्लम में अल्फ़ा दे रखा होता है तो आप अल्फ़ा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर z की टेबल से वैल्यू देखते हैं। अल्फ़ा जो है ये आपकी प्रॉब्लम में, ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन में मेंशन होता है। अगर वहाँ मेंशन नहीं होता है तो फिर आप अपने पास से ले सकते हैं। आप अल्फ़ा को 5%, 10%, 1%, 2% जो चाहें वो ले सकते हैं। जो भी वैल्यू आप यहाँ पर लोगे उसी वैल्यू यानी उसी अल्फ़ा पर आप टेबल से वैल्यू देखोगे। जो टेबल से देखी हुई वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं z टैबुलेटेड। दिस इज़ z टैबुलेटेड। जो फार्मूले से निकाली है आपने, क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग जो आपने कैलकुलेट करके निकाली है वो कहलाती है z कैलकुलेटेड। तो आपके पास दो चीज़ें हो जाती हैं, एक z टैबुलेटेड, एक z कैलकुलेटेड। अब आपको करना क्या होता है, कॉन्क्लूज़न निकालना है इन दोनों के कंपैरिजन से। तो कॉन्क्लूज़न में क्या करते हैं, इस कॉन्क्लूज़न को हम लोग कुछ केसेस की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है केस फर्स्ट। ये जो केसेस हैं ना ये अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट हाइपोथेसिस होते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपके पास 3 थी, एक ग्रेटर देन टाइप था, एक लेस देन टाइप था, एक नॉट इक्वल टू टाइप था। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट हाइपोथेसिस ही हमारे यहाँ पर केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, अगर आपकी H1 है, P
ग्रेटर देन इक्वल टू पी नॉट। अगर ये सिचुएशन है तो आपका वन टेल टेस्ट होगा और क्रिटिकल रीज़न राइट साइड में बनेगा। जैसे सपोज ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका कर्व है, ये मीन हो गया, मीन की वैल्यू यहाँ पर 0 है, नॉर्मल 0 1 की बात कर रहे हैं हम लोग इसलिए ये 0 है, ये आपका माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि H1 अगर ग्रेटर देन टाइप है तो आपका क्रिटिकल रीज़न हमेशा राइट हैंड साइड में बनता है, यानी इधर बनता है। ये रहा आपका क्रिटिकल रीज़न। अपनी H0 को इन दोनों पॉइंट के बेस पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, पूरे सैम्पल स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। एक वो सेक्शन होता है जहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जाने पर आप अपनी H0 को एक्सेप्ट करते हो, उस रीज़न को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीज़न। अगर इस रीज़न में आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जाती है तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो ऐसा रीज़न जहाँ पर Z कैलकुलेटेड जाने पर आपकी H0 रिजेक्ट हो जाए, उस रीज़न को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रीज़न। ठीक है, ये जो पॉइंट है Z टैबुलेटेड, इसको आप यहाँ प्लेस करते हो। ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये पूरी लाइन है 0 to इनफाइनाइट और ये 0 to माइनस इनफाइनाइट, इस पूरी लाइन पे आप ये Z टैबुलेटेड जो आपने टेबल से निकाला है अल्फा परसेंट पे, उसको प्लेस करोगे तो ये आपका हो जाएगा Z टैबुलेटेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ आ रही है। इस रीज़न में आ रही है तो अपनी H0 को एक्सेप्ट कर लो, इस रीज़न में जा रही है तो अपनी H0 को रिजेक्ट कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रीज़न है, ये आपका क्रिटिकल रीज़न या रिजेक्शन रीज़न है। क्रिटिकल रीज़न एक ही साइड में बन रहा है, इसलिए ये वन टेल टेस्ट है। क्लियर? तो आप करोगे क्या यहाँ पर, अगर Z कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Z टैबुलेटेड है, तब आप क्या करोगे, V reject H0 at alpha percent level of सिग्निफिकेंस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, Z कैलकुलेटेड इज़ लेस देन Z टैबुलेटेड है, तब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अपनी H0 को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए एक बार इसको फिर से देख लीजिए, Z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन Z टैबुलेटेड का क्या मतलब है, Z की कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टैबुलेटेड से बड़ी है, टैबुलेटेड से बड़ी है यानी कि यहाँ कहीं आ रही होगी, और ये कौन सा रीज़न है, क्रिटिकल रीज़न। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीज़न में जाए तो H0 को रिजेक्ट कर दो। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से छोटी है यानी कि इस रीज़न में जाए सिंपल, तो H0 को एक्सेप्ट कर लो। Z कैलकुलेटेड ही इस रीज़न में जाने पर H0 एक्सेप्ट होती है, इस रीज़न में जाने पर H0 रिजेक्ट होती है। बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है ये, समझने का भी तरीका आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इस रीज़न में ये एक्सेप्टेंस रीज़न है, यहाँ पर Z कैलकुलेटेड आने पर एक्सेप्ट कर लो, यहाँ पर Z कैलकुलेटेड जाने पर अपनी H0 को रिजेक्ट कर लो। तो ये तो हो गया आपका केस 1। अब हम लोग बात कर लेते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या होता है कि जो आपकी H1 होती है वो हो जाती है P लेस देन इक्वल टू P0। तो हमारा जो क्रिटिकल रीज़न है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। कैसे बनता है, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हो गया, ठीक है। तो ये आपका मीन पॉइंट हो गया और जो क्रिटिकल रीज़न है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। सपोज़ ये है हमारा क्रिटिकल रीज़न, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका हो जाएगा Z टैबुलेटेड, जो आपने अल्फा परसेंट से टेबल में देखा था। इस रीज़न को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रीज़न, और ये वाला जो रीज़न है ये आपका हो जाता है एक्सेप्टेंस रीज़न। अगर आपका Z कैलकुलेटेड एक्सेप्टेंस रीज़न में जाता है, आप अपनी H0 को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्रिटिकल रीज़न में जाता है, आप अपनी H0 को रिजेक्ट कर दीजिए। तो अगर इफ़ Z कैलकुलेटेड इज़ लेस देन इक्वल टू Z टैबुलेटेड और lie in critical region, then we reject
then we reject H naught at alpha percent level of significance. Otherwise we accept it. सिंपल, बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की या दिमाग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एक्सेप्टेंस रीज़न में जेड कैलकुलेटेड जाने पर एच नॉट को एक्सेप्ट करिए, क्रिटिकल रीज़न में जेड कैलकुलेटेड के जाने पर अपनी एच नॉट को रिजेक्ट कर दीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड केस की। केस 3 में हमारा H1 होता है P नॉट इक्वल टू P नॉट, ये टू टेल टेस्ट होता है। यहाँ पर क्रिटिकल रीज़न हमारा दोनों साइड में बनता है। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व हो गया, ये आपका मीन हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है क्योंकि नॉर्मल 0 1 की बात करें तो मीन यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये माइनस इनफाइनाइट होता है, ये इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर क्रिटिकल रीज़न जो है आपका दोनों साइड में बनता है, अल्फ़ा बाई 2 इधर और अल्फ़ा बाई 2 इधर, आधा आधा। जैसे आपका अल्फ़ा अगर दे रखा है 5%, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो 2.5% लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, 2.5% राइट हैंड साइड में बनेगा। अगर अल्फ़ा आपको दे रखा है 10%, तो 5% रीज़न लेफ्ट साइड में और 5% राइट साइड में। अगर अल्फ़ा दे रखा है आपका 2%, तो 1% इधर और 1% इधर। इस तरह से आप डिवाइड करके फिर टेबल से वैल्यू देखते हो जेड टेबुलेटेड की। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये हो जाता है माइनस का जेड अल्फ़ा बाई 2 और ये हो जाता है आपका जेड अल्फ़ा बाई 2। अभी हम लोगों ने जो केस 2 पढ़ा था वहाँ पर यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको माइनस का जेड अल्फ़ा लिखेंगे। वहाँ माइनस मैंने नहीं लिखा है, लेकिन माइनस लिखा जाता है। जो भी नेगेटिव एरिया में बनेगा उसको माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 लिखेंगे या माइनस जेड अल्फ़ा लिखेंगे। 1 टेल टेस्ट होगा अगर तो। ये फिलहाल 2 टेल टेस्ट है, तो ये वाला पॉइंट जो है माइनस का जेड अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये जेड अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अब आपने क्रिटिकल रीज़न में तो आपको 2 वैल्यू मिल गई, एक माइनस का जेड अल्फ़ा बाई 2 और एक प्लस का जेड अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पर आप कंक्लूजन कैसे लोगे, तो ये वाला जो रीज़न है अभी भी एक्सेप्टेंस रीज़न रहेगा और यहाँ पर आपके 2 क्रिटिकल रीज़न बनेंगे। एक क्रिटिकल रीज़न आपका ये बन जाएगा और दूसरा क्रिटिकल रीज़न आपका ये बन जाएगा। तो अगर आपकी z कैलकुलेटेड इस रीज़न में या फिर इस रीज़न में, किसी एक ही रीज़न में आएगी, 2 रीज़न में नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है। अगर इधर आ रही है नेगेटिव में है और इधर आ रही है, या फिर प्लस में है और इधर आई है, तो आप अपनी एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपकी z कैलकुलेटेड यहाँ से और यहाँ तक इस पूरी रेंज में कहीं पर भी आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आपकी z कैलकुलेटेड एक्सेप्टेंस रीज़न में आ रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ़ z कैलकुलेटेड माइनस का जेड अल्फ़ा बाई 2 और जेड अल्फ़ा बाई 2 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ रही है, देन वी एक्सेप्ट एच नॉट एट अल्फ़ा परसेंट level of significance. Otherwise we reject it. मतलब अगर z कैलकुलेटेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस का z अल्फ़ा बाई 2 या फिर z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फ़ा बाई 2, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, वी रिजेक्ट एच नॉट। वी रिजेक्ट एच नॉट एट अल्फ़ा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये देखने का कि आप अपनी एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप उसको नोट डाउन भी करोगे। जब आप रिज़ल्ट दोगे तो इस तरह की कुछ लैंग्वेज आप लोग यूज़ करोगे। अगर आपकी एच नॉट, अगर आपकी जेड कैलकुलेटेड एक्सेप्टेंस रीज़न में कहीं पर भी लाई कर रही है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। क्रिटिकल रीज़न में इधर है, इस वाले पॉइंट से छोटी है या फिर इस वाले पॉइंट से बड़ी है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। अगर इससे बड़ी और
इससे छोटी है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत सिंपल सा ये एक टेस्ट था जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।